So welcome to Dr. BKM Institute. This is Dr. Bhupesh once again. Today we will talk about the grammar session and I will try to make it as possible, as simple as possible it can be. I will not make your grammar complex. There are many people who think this way कि वो पंजाबी मीडियम से पढ़े हैं, इस कारण से उनको ग्रामर में दिक्कत आती है, काश उन्होंने इंग्लिश बचपन से की होती तो हमें ग्रामर में दिक्कत नहीं आती. बट आई प्रॉमिस अगर इस फंडे से ग्रामर सीखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. और मैं भी एब्रप्टली ही पढ़ाऊंगा, मतलब इट्स माय हैबिट कि मैं कभी ग्रामर का कोई मेरा वो नहीं है कि मैं एक तरीके से ही पढ़ाता हूँ, मतलब जिस दिन जैसा मन होता है वैसे पढ़ाता हूँ. बट हाँ, कंसेप्ट हमेशा सेम रहता है. तो मेरा कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो आज थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन हाँ आई विल ट्राई टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्ड, मतलब इसमें ग्रामर का सब कुछ लाई करता है. इसका मतलब है बी. बी का मतलब बी क्या होता है? बी एक वर्ब होता है. लेकिन वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब? क्योंकि ये बी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है इंग्लिश में. हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब समझने से पहले, हेल्पिंग वर्ब समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए वर्ब क्या होता है. मैम, वर्ब कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी तीन फॉर्म्स बनती हैं. यानी हमें वैसे तो सिखाया जाता है वर्ब ये होता है, वर्ब वो होता है, एंड वर्ब में ऐसा होता है वैसा होता है. बट मेरा फंडा सिंपल है वर्ब को लेके. वर्ब ऐसी चीज होती है जिसकी तीन फॉर्म्स बनती हैं. अगर किसी की तीन फॉर्म्स बनती हैं तो वो वर्ब है. अगर किसी की तीन फॉर्म्स नहीं बनती वो वर्ब नहीं है. तीन फॉर्म्स का मतलब क्या है? जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म was वर, डी की थर्ड फॉर्म बीन. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी तीन फॉर्म्स हैं तो मतलब इसकी तीन फॉर्म्स क्यों हैं? यही तो खास बात है वर्ब की. वर्ब का मतलब ही वो है. वर्ब को यूज इसलिए किया जा सकता है ताकि हम ये बता सकें कि ये प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट है या फिर ये पैसिव वॉइस या परफेक्ट है. कहने का मतलब वर्ब वो चीज है जिसकी तीन फॉर्म्स बनती हैं. अगर इसकी तीन फॉर्म्स नहीं बनती, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, अगर इसकी तीन फॉर्म्स नहीं बनती तो ये वर्ब का मतलब वर्ब की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती. कि वर्ब इस दुनिया में बनाया ही इसलिए गया गोरों के द्वारा ताकि गोरा इसको बोल सके कि ये था, ये पास्ट की बात है सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट वाली चीज को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में बोल सके, और थर्ड फॉर्म यूज कर सके या तो पैसिव वॉइस के लिए या परफेक्ट टेंस के लिए. कहने का मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल सी बातें बताऊं, अगर बिल्कुल सिंपल कर दूं आपके लिए, आई एम अ बॉय, तो इसमें आई एम अ बॉय में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है. यानी प्रेजेंट में मैं ये कहना चाहता हूँ मैं लड़का हूं. अगर मेरे को पास्ट में कहना होता आई वॉज अ बॉय. अगर मुझे फ्यूचर में कहना होता तो मैं कहता आई शैल बी अ बॉय. कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि वर्ब इसलिए दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या इंग्लिश में एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो ये बता सकें कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. अब आते हैं वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है. वर्ब वो है जो खुद यूज होता है. गो, वेंट, गोन, दिस इज वर्ब. सी, सो, सीन. तो ये जब वर्ब खुद यूज होते हैं तो इनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों नहीं जरूरत पड़ती? क्योंकि ये खुद ही बता सकते हैं. आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं प्रेजेंट में देखता हूँ, तभी तो मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई. अगर मैंने पास्ट में देखना होता तो मैं इसको सेकंड फॉर्म कर सकता हूँ, आई सा यू. अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं कहता आई शैल सी यू. तो कहने का मतलब ये वर्ब की पावर होती है कि उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती. इसीलिए फर्स्ट फॉर्म में खुद आ जाते हैं, सेकंड फॉर्म में पास्ट में आ जाते हैं, और फ्यूचर में आई शैल के साथ लग जाते हैं. खास बात है फ्यूचर में भी शैल और विल लगता है, लेकिन बाकी प्रेजेंट जैसा ही रहता है. सी, यहाँ पे भी सी है. और कुछ करके देख लेते हैं. आई गो प्रेजेंट में, आई वेंट पास्ट में. सेकंड फॉर्म का मतलब ही पास्ट है, आई वेंट. और फ्यूचर में आई शैल गो, मतलब बस शैल लग जाता है. तो फ्यूचर में भी हमेशा सिर्फ शैल और विल का यूज होता है, बाकी सब कुछ प्रेजेंट जैसा ही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता. क्या सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को यहाँ तक कोई भी यस डाउट सर। कि वर्ब का क्या यस फंक्शन है, वर्ब का क्या मतलब है, वर्ब क्यों होते हैं इस दुनिया में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये, अगर हमें ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया इंग्लिश का. कि प्रेजेंट के लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर के लिए शैल और विल,
और पास्ट के लिए हमेशा सेकंड फॉर्म। वर्ब का सिर्फ इतना सा ही फंडा है। अब चलते हैं वापस। अब आता है कि ये तो समझ आ गया सर वर्ब क्या होता है, तो फिर ये इज एम आर वॉज वर्ब क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब वहां पे काम आएगा जैसे मैं कहूँ आई बॉय। अब बॉय तो वर्ब नहीं है, बॉय की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, बॉयड थोड़ी होता है। बॉय के साथ ये नहीं होता आई शैल बॉय, ऐसा तो होता ही नहीं क्योंकि ये वर्ब नहीं है बॉय। बॉय इज अ नाउन। जो नाउन होते हैं, नाउन की इतनी पावर नहीं होती कि वो पास्ट में चला जाए, इसलिए नाउन को किसी की हेल्प की जरूरत होती है जो ये बता सके कि ये पास्ट में बात हो रही है या प्रेजेंट में, तो इसीलिए हेल्प ली जाती है। आई एम अ बॉय, इसीलिए तो बी एक हेल्पिंग वर्ब है। बी की फर्स्ट फॉर्म आई एम अ बॉय। अगर बी को पास्ट में यूज करते तभी मैंने कहा, नहीं तो बी एग्जिस्ट। अगर अगर बी हेल्पिंग वर्ब नहीं, अगर बी वर्ब नहीं होता तो वो हेल्प भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका हेल्प करने का तरीका यही है कि वो ये बताता है कि ये पास्ट है प्रेजेंट है, ये आई वॉज अ बॉय। अगर मुझे कहना है आई शेल, तो यहाँ पे जब फ्यूचर में लगता है बी खुद आ जाता है, आई शेल बी अ बॉय। तो ये खास बात है। जब भी यहाँ पे नाउन होगा या कोई भी ऐसी चीज होगी कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में नहीं जा सकती, जो वर्ब नहीं है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सिंपल। एक और एग्जांपल, आई एम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की कोई फॉर्म नहीं बनती, इसीलिए इसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट में ये बताता है मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। जब मैं पास्ट में बताता हूँ मैं ब्यूटीफुल था भाई, अब नहीं हूँ, तो ये बता रहा है वॉज, ये ब्यूटीफुल थोड़ी बता रहा है। ब्यूटीफुल तो सिर्फ क्वालिटी को बता रहा है या उसकी उसकी ब्यूटी के बारे में बता रहा है। लेकिन ब्यूटीफुल के अंदर पावर ही नहीं है प्रेजेंट पास्ट में जाने की, इसलिए वो हेल्प लेता है बी की। इसीलिए जब वो फ्यूचर में जाता है तो कहता है आई शेल। लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड जिसकी फॉर्म नहीं बनती, इसीलिए तो वो इज एम आर यानी कि बी के साथ आता है जब फ्यूचर में आता है, आई शेल बी ब्यूटीफुल। अब मेरा बिल्कुल ओईटी के लिए फंडा बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर मुझे ओईटी के लिए या किसी भी ग्रामर के लिए यूज करना है, जब भी मैं कहता हूँ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये बिल्कुल सेम बात है। बेनिफिशियल भी वर्ब नहीं होता, तो बेनिफिशियल वर्ब नहीं होता यानी ये प्रेजेंट के साथ आएगा, तो मैं कहूंगा इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर ये पास्ट के साथ आता तो मैं कहता इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू, अगर तुम ऐसा करते तो। अगर मैं फ्यूचर में कहूंगा तो ये बी लगेगा क्योंकि ये बेनिफिशियल जैसा वर्ड है, यानी इसकी फॉर्म नहीं बनती, इसलिए ये बी के साथ आता है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ ये बी ही होती है, जिसके कारण से किसी भी एग्जामिनर को पता लगता है कि आपकी ग्रामर अच्छी है या बुरी। जिसको बी का यूज करना आता है उसकी ग्रामर अच्छी है, जिसको बी का यूज करना नहीं आता उसकी ग्रामर बेकार है। बस इतना सही फंडा है। इसीलिए जब आप कभी वर्ब के साथ लगाते हो आई विल बी सी यू, तो इंग्लिश वाला या जिसको भी इंग्लिश आती है वो समझ आता है। जब आप कहते हो आई विल बी सी यू, वो समझ आता है कि आपने वर्ब के साथ बी लगाया, यानी कि आपकी इंग्लिश कमजोर है। और जैसे ही आप ये कहते हो आई विल सी यू, तो कहता है यार तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी तो ग्रामर भी सारी सही है। सिर्फ इतना सा फर्क है, किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत। एनी डाउट टू एनी वन सो फार? नो सर। पक्का समझ आया, पूरा ग्रामर का फंडा समझ आया? अभी अभी और आगे चलेंगे ओईटी के हिसाब से, लेकिन अब तक समझ आया? मतलब अब तक अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ जो अब तक हमने बात की है, तो बी होता क्या है? बी वो कोई बी का यूज करना हमें आना चाहिए। तो मतलब बी का यूज कब हो रहा है? जब मेरे पास वर्ब नहीं है। सो जैसे कि आई एम, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, तभी यहाँ पे बी लगता है कि हेल्पफुल की भी फॉर्म नहीं बनती ओईटी में। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसकी फॉर्म नहीं बनती उसके साथ बी आता है। अगर आप कभी भूल भी जाओ कि इस वर्ड के साथ बी आएगा या नहीं आएगा, उसको प्रेजेंट में करके देख लो, प्रेजेंट में गलती नहीं होती। इट इज हेल्पफुल, तो आपको पता है हेल्पफुल के साथ इस तो लगता ही है, यानी ये बी वाला वर्ड है। अगर ये फ्यूचर के साथ आया तो बी के साथ ही आएगा, इट विल बी हेल्पफुल। जिसके साथ प्रेजेंट में इज लगता है उसके साथ फ्यूचर में बी। फ्यूचर क्या, किसी भी मॉडल के साथ इट कैन बी हेल्पफुल, इट शुड बी हेल्पफुल, इट मे बी हेल्पफुल, यानी बी शेल कैन कुड मे माइट पे डिपेंड नहीं करता। बी अपने नेक्स्ट वाले वर्ड पे डिपेंड करता है, यानी कि जो यहाँ पे आया हुआ ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, अमेजिंग, इट इज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग, इट विल बी अमेजिंग, it will be surprising, it will be good, it can be good, it must be good, it should be good। तो ये बी तभी आता है जब पीछे वाला वर्ड ऐसा होता है जो वर्ब नहीं होता। जब वो वर्ब बन जाता है खासकर फर्स्ट फॉर्म में, तो बी की कोई जगह नहीं होती। यानी अगर मैं कहूँ आई कैन बी सी यू,
तो जिसको मैं ये बोलूंगा वो मेरी ये लाइन सुनते ही बोल देगा अरे यार तुम्हारी इंग्लिश तो खराब है, क्योंकि वर्ब के साथ कभी भी नहीं होता। किसी को कोई भी डाउट अब तक इस चीज में? क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर ऑल क्लियर क्लियर सर। मतलब कुछ भी समझ नहीं आया? जसलीन मैम, क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर सर। ओके, ठीक है। बाकी सबके लिए भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो।